देखिए, अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के एक चैप्टर 3 पार्ट में पढ़ा 1857 की क्रांति। पॉलिटिकल साइंस का जो विशेषताएं वाला चैप्टर था उसको 3 पार्ट में अध्ययन किया। विशेषताओं में हम लोगों ने कोशिश की कि हर चैप्टर की मुख्य मुख्य बातें और संविधान की विशेषता का अध्ययन कर ले। इसके बाद इकोनॉमिक्स में बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसको कवर करने की कोशिश की। आज भारतीय संविधान का दूसरा चैप्टर जो कि उद्देशिका है उसको हम शुरू करने। उद्देशिका या प्रस्तावना, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। आज थोड़ा सा डिटेल उसका कर रहे हैं। एक बात आपसे और कहेंगे कि क्लास में और इस तरीके से रिकॉर्डिंग करके भेजने में थोड़ा सा अंतर होता है। ऑनलाइन क्लास का भी कुछ लोगों ने सुझाव दिया है, हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास भी दें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा, कुछ बच्चों ने फ़ोन करके पूछा है कि सर वो सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है क्या, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग तो खैर जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको भी बता दीजिए कि भाई सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कास्ट है। अब देखिए संविधान की उद्देशिका। देखिए संविधान की उद्देशिका हम आपको पहले बता चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और जिस समय इसको प्रस्तुत किया था उन्होंने इसे भारतीय संविधान का दर्शन या भारतीय संविधान की आत्मा बताया था। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। अब देखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना जो है उसको, उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो ये हम लोगों ने प्रेरणा ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जैसे बहुत सारी चीज़ों की प्रेरणा अलग अलग जगह से ली है, इसका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब इसके एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई आते हैं। चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद इसका महत्व बहुत अधिक है। छोटा होने का मतलब महत्व कम नहीं है। हर कंपटीशन में क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। देखिए पहले शब्द से हम लोग शुरू करते हैं, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की तरह है, चूंकि वहां पर कहा गया है वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हमारे यहाँ कहा गया हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से एक चीज और भी होती है, यानी कि हमारी सारी शक्ति, हमारे लोकतंत्र की सारी शक्ति जनता पर निर्भर है या जनता में निहित है। अब आइए कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जब भारत का संविधान लागू हुआ तो ये सब 1960 में एक मामला आया था इन री बेरीबारी मामले में। इन री बेरीबारी मामले में पूछा गया कि क्या निर्णय आया कि भाई उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि क्या उद्देशिका में या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है और आता है कि क्या उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जब निर्णय आया था, तो जब ये बताया गया कि हाँ उद्देशिका संविधान का एक अंग है, तो उससे ये भी क्लियर हो गया कि इसमें संशोधन हो सकता है। और एक ही बार संशोधन हुआ है अब तक, वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो केवल एक बार हुआ है, 1976 में हुआ है और 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक की जितनी भी संविधान पीठ गठित हुई है ये 13 जजों की बेंच थी। इस 13 जजों की बेंच सबसे बड़ी बेंच है अब तक के भारतीय इतिहास में, और इसमें निर्णय दिया था, इस समय मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस SM सीकरी।
तो इस तरीके से ये इसने एक इतिहास बनाया। केशवानंद केरल के रहने वाले थे हैं, और केशवानंद जो है ये केरल में एक जिला है कासरगोड। चूंकि ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा लोगों, क्वेश्चन भी क्लास में बच्चों ने पूछा कि सर ये केशवानंद कौन थे तो हमने बताया था कि केशवानंद जो है वो केरल का एक जिला है कासरगोड, वहाँ पर ये शंकराचार्य के अनुयायी हैं। शंकराचार्य के एक जो प्रमुख शिष्य थे उनमें एक टोटकानंद जी थे, जिन्होंने कासरगोड में मठ की स्थापना की थी, और उसी मठ के प्रमुख हैं केशवानंद। मठ के भूमि से संबंधित एक मामला था जिसपे ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, और इसमें जो इनके वकील थे ननी पालकीवाला, इसको भी देख लीजिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है। ननी पालकीवाला ये इनके वकील थे केशवानंद जी के। और ये जो केशवानंद जी, ये जो केरल का जो कासरगोड है वहाँ पर ये मठ स्थापित है, और केशवानंद जी को या उस मठ के प्रमुख को केरल का शंकराचार्य कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि शंकराचार्य ने अद्वैत मत स्थापित किया था, उसमें अद्वैत मत में हम नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा, कभी किसी चैप्टर में आएगा तो हम उसको अलग से बता देंगे। तो अद्वैत मत क्या है, द्वैतवाद क्या है, ये सारी चीज़ें, चूंकि ये भी क्वेश्चन आता है। तो शंकराचार्य जी अद्वैत मत के प्रमुख थे, उन्होंने अद्वैत मत को स्थापित किया था। और केरल के ये केशवानंद जी हैं, तो उन्होंने, उनके मामले में निर्णय आया था और एक इतिहास बन गया। तो इसी में उद्देशिका के मामले में निर्णय आया। और अब आगे आइए कि उसी आधार पर आगे चलकर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो समाजवादी, इसको देख लीजिए, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा छठे पैराग्राफ में, ध्यान रखिएगा, छठे पैराग्राफ में अखंडता शब्द। यहाँ पे छठा नहीं आ रहा है, लेकिन वो पूरा आप जो किताब में देखें तो छठा पैराग्राफ आएगा। छठे पैराग्राफ में अखंडता, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक एक शब्द हम लोग व्याख्यायित करते चलते हैं, व्याख्या देते हैं इसकी। देखिए कि हम भारत के लोग का मतलब कि संप्रभु शक्ति जो है वो जनता में नहीं है। दूसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया कि हम अपने मामले में, मतलब भारत अपने किसी भी मामले में निर्णय लेने के लिए किसी पे आश्रित नहीं है। हम पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न हैं। हम अपने मामले, विदेश नीति, रक्षा नीति या जितने भी मामले हैं उसके लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। यद्यपि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, और राष्ट्रमंडल देशों में वो देश हैं जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, तो वो राष्ट्रमंडल देश के सदस्य थे, लेकिन उस पर हम कोई ऐसा नहीं है कि बाध्य हैं, हम कभी भी छोड़ सकते हैं। राष्ट्रमंडल के प्रमुख, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रमंडल का प्रमुख कौन, तो राष्ट्रमंडल का प्रमुख हमेशा ब्रिटेन की महारानी या महाराजा होते हैं। ठीक है, तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्लियर हो गया कि हम अपने मामले में निर्णय लेने के लिए किसी पर भी आश्रित नहीं हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे सार्क हो, चाहे गुट निरपेक्ष हो, चाहे राष्ट्रमंडल, हम सभी के सदस्य हैं, बहुत सारी लेकिन हम किसी पर निर्भर नहीं है, पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न है। अब आइए समाजवादी। समाजवादी शब्द की व्याख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवाद का मतलब सीधा सा होता है कि हमारे यहाँ सभी लोग समान हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जो समान नहीं हैं उनको प्रयास करके सबको बराबरी पर लाया जाए। जो इस विकास की दौर में पीछे रह गए हैं उनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए कि वो भी सब बराबर हो जाए, तो ये समाजवाद है। देखिए 3 तरीके के देश होते हैं, थोड़ा सा इसको बता रहे हैं, बहुत डिटेल में भी इसमें भी नहीं जाएंगे, समझना आसान हो जाएगा। देखिए एक तो हो गया अमेरिका और पश्चिमी देश, ठीक है ना, अमेरिका
या दूसरा जैसे अमेरिका या जो पश्चिमी देश है, ठीक। दूसरा हो गया भारत जैसा देश, और तीसरा हो गया साम्यवादी देश कहलाते हैं, जिसको कि जिसमें कि रूस वगैरह हो गए, रूस है, चीन है। तो तीसरा हो गया सोवियत संघ। अमेरिका हो गया आपका, ठीक है। अब ये इन विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका किसका करता है? तो ये पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है, पूंजीवादी देश है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इस तरीके के देश, पश्चिमी देश, पूंजीवाद। सोवियत संघ, इसको आज की तारीख में रूस कहा जाता है। सोवियत संघ का विखंडन हो गया था तो रूस कहलाता है, उससे जो देश बने थे। तो उसमें रूस सबसे बड़ा है, तो रूस, सोवियत संघ हो गया, चीन हो गया, क्यूबा हो गया, ये साम्यवादी देश, इसको कहेंगे साम्यवादी। तीसरा हो गया भारत। भारत जो है वो समाजवादी देश है, ठीक है। समाजवादी देश की बड़ी जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो लोकतंत्र और समाजवाद ये काफी कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता, और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में बताएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। पूंजीवाद जो विचारधारा है, इसमें सरकारी क्षेत्र, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है, यानी पब्लिक सेक्टर की भूमिका कम होती है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, और कुछ एक मामलों को छोड़कर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है। इस अर्थशास्त्र की दृष्टि से इस विचारधारा को मार्शल और कीन्स, ये इस विचारधारा के समर्थक थे। इस विचारधारा को इन लोगों ने दिया था कहीं। अब आ जाइए साम्यवादी। साम्यवादी देश में यहाँ पर सरकारी क्षेत्र की भूमिका कम होती है और अधिक होती है, सरकारी क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक होती है, निजी क्षेत्र नहीं होता है या ना के बराबर होता है। यानी पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है और प्राइवेट सेक्टर बहुत कम प्रभावी होता है। इस विचारधारा में मार्क्स और लेनिन को ले सकते हैं, इस विचारधारा को ले जा सकते हैं, इन्होंने दिया ही है विचार। अब समाजवादी देश, हमारा देश समाजवाद है। हमारे देश में संयुक्त क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर और निजी दोनों है। इसके अलावा समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि भाई हम जो है, जो हमने बता दिया विकास में जो पीछे रह गए उनको इतना प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी आगे आ जाएंगे और सब बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये है कि जिसके पास भाई जितना पैसा है, पैसा लगाए, निजी क्षेत्र है, और अपना व्यापार करे, सब बढ़े जैसे बढ़ सके। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ निजी क्षेत्र नहीं है, निजी क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, और सब सरकारी क्षेत्र में सबको बराबरी। जो अब इन लोग का तो मार्क्स और लेनिन का ये मानना था कि जो बुर्जुआ वर्ग, धनी वर्ग था, उनसे संपत्ति छीन के और गरीबों में बांट के और सब बराबर हो जाए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक है भाई जिसके पास धन है वो अपना लगाए, लेकिन हम जो लोग पीछे रह गए उनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, इतना उनको संरक्षण देंगे कि वो भी बराबर हो जाएंगे और इक्वलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से समाजवाद जो है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और सभी को विकास के लिए प्रोत्साहित करने वाला, और सब इक्वलिटी, हर तरीके से समानता का जो सिद्धांत है वो समाजवाद है। और समाजवादी विचारधारा को आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, इस तरीके के लोगों ने दिया था। तो ये 3 प्रकार की विचारधाराएं आपके सामने हो गई। तो हमने किसको लिया? समाजवाद को। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द जो जोड़े गए थे उसमें पहला है। अब आ जाइए पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष आमतौर पर धर्म निरपेक्ष लोग बोलते हैं, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता में अंतर होता है। धर्म निरपेक्ष, इसको धर्म जो है ध्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो किसी कर्म को हम करते हैं वो धर्म हो गया। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता में अंतर होता है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है और उसको आम शब्दों में आप धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, धर्म निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जिसको जिस धर्म को मानना है स्वच्छंदता पूर्वक वो मान सकता है। लेकिन यहाँ भी 3 तरीके के देश हैं। अमेरिका जैसा देश या पश्चिमी देश
जो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं कि भाई आप किसी भी धर्म को मानो या ना मानो या कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। साम्यवादी देश, सोवियत संघ, चीन, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई भी धर्म नहीं होगा, धार्मिक मठ नहीं होंगे, और यहाँ तक कि वो तो धर्म के किसी भी धार्मिक मठ को स्थापित भी नहीं करने देते हैं। तो मार्क्स ने ये कहा था कि धर्म अफीम के नशे की तरह है। अब आ जाइए भारत जैसा देश, भारत में सभी को स्वतंत्रता है कि किसी भी धर्म को माने, अपने रीति रिवाजों का पालन करें, क्योंकि हमारे देश में ये मानना है कि धर्म आदमी को सही रास्ता दिखाता है। तो सभी धर्मों को प्रोत्साहित करने की नीति है कि सभी धर्म को प्रोत्साहित करेंगे और सब लोग अपने अपने धर्म के रीति रिवाजों का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से तीनों देशों का अलग अलग तीन विचारधाराएं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की हम सक्रिय धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हैं। अब आ जाइए अखंडता शब्द। ये अखंडता शब्द जो है, अगर आप भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो उसमें यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यहीं से अखंडता शब्द, मतलब हमारे सारे राज्यों की शक्ति संघ में निहित है और पूरे भारत या पूरे लोकतंत्र की शक्ति जनता में निहित है। तो इस तरीके से अखंडता शब्द का भी वो हो गया। अब आप आ जाइए कि भारतीय संविधान में ये तो आपका हो गया कि अब जब इस तरीके से जो आपका अब यहाँ पर अखंडता शब्द हो गया। 26 नवंबर 1949 का डेट देख लीजिए। 26 नवंबर 1949 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन संविधान को क्या हुआ कि प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित संविधान को इसी दिन पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया था और कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, तो अब देखिए कि और उसी दिन संविधान के बहुत सारे प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान के प्रस्तावों को जो स्वीकार किया गया और उसके बाद लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। अब गणतंत्र देख लीजिए क्या होता है। गणतंत्र का मतलब ये होता है, गणतंत्र या गणराज्य, ये गणराज्य, गणराज्य का मतलब ये होता है कि जिसका संवैधानिक मुखिया वंशानुगत ना हो बल्कि जनता द्वारा चुना जाए। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी रूप से भी चुना जाए, लेकिन संवैधानिक मुखिया जो होता है वो क्या है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से उसका चुनाव होता है। ब्रिटेन है, जापान है, वहाँ जो संवैधानिक मुखिया होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, राजा का बेटा या राजा की बेटी ही संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो इस तरीके से ये संविधान के, भारतीय संविधान की मुख्य बातें हो गई प्रस्तावना की। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जैसे कि प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने कहा था कि ये राजनीतिक जन्मपत्री है या राजनीतिक कुंडली है। इसी तरीके से न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो आत्मा वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि हमारे यहाँ मूल अधिकारों को बहुत महत्व दिया गया है। तो मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था या भारतीय संविधान की का दर्शन कहा था। ये आपके प्रस्तावना से संबंधित चैप्टर हुआ और ये चैप्टर छोटा जरूर है, फिर से हम बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, खूब अच्छे से तैयार करिएगा। रटने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको कोशिश करिए कि ये चीज़ें जो हैं उसको कई बार जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे आता है ये भी देख लीजिए। कुछ बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन कैसे आता है ये भी बता दीजिए। तो होता क्या है, जैसे कि उन्होंने पूरा पैरा दे दिया और उसमें से ये शब्द हटा दिया। अब पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे या ये 2 शब्द हटा दिया
और उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें पूछेंगे यहाँ इसमें कौन सा शब्द आएगा। तो इस तरीके से इसको जब आप तैयार करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जैसे ही वो आएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा, आप तत्काल उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। मेरी बहुत शुभकामना आप सबको है, और इस समय जब सब कुछ लॉकडाउन है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का उपयोग करिए और सफल होइए। मेरा आशीर्वाद भी है, शुभकामनाएं हैं सभी को। और अगला चैप्टर फिर हम आपको हर दिन एक चैप्टर दे रहे हैं, अगला चैप्टर भी देंगे। एक चीज़ और कहेंगे, करंट पे भी हम जल्दी से आपको एक दिन रखेंगे और करंट पे भी देंगे, करंट के जो मेन टॉपिक हैं और थोड़ा सा डिटेल करके देंगे। धन्यवाद।